वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था ट्रेड्समैन पोस्ट पर ITI पास स्टूडेंट के लिए, जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया था। इसका एग्जामिनेशन 25 सितंबर 2022 25 सितंबर 2022 कंडक्ट हो गया है। आप लोगों का OMR बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ है और फिटर ट्रेड में जो 100 क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा गया था, सेम 100 क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आज आप लोग का सामने करने वाला हूं। टोटल आप लोग का 100 क्वेश्चन ही टेक्निकल से पूछा गया, तो उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन साइंस का था। ओके, तो टोटल 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। पूरा वीडियो आप लोग देखिए। जो भी स्टूडेंट फिटर ट्रेड से हैं, जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे के आए हैं, वो सभी स्टूडेंट आप लोग का मार्क्स को चेक कर सकते हैं, कितना मार्क्स आप लोग को मिलने वाला है। और जो भी स्टूडेंट आने वाला दिन में फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि इसका तरफ से और भी रिक्रूटमेंट आने वाला है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, कुछ दिन पहले मैं इसका ऊपर अपडेट दिया था कि DAE का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का तरफ से 3500 से ज़्यादा पोस्ट आएगा। ओके, तब ECIL का भी रिक्रूटमेंट आएगा, जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट मतलब ITI स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर पाएगा, तो वो सभी स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इसलिए मैं इस पेपर का जस्ट एनालिसिस करूंगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन का मैं ब्रीफली डिस्कशन नहीं करूंगा। ओके, जस्ट क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर बता के चले जाऊंगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल से। और DRDO जैसा और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करने के लिए 2000 टेक्निकल MCQ का सीरीज मैंने चालू किया हूं। वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल से, और उसका 7th वीडियो भी आने वाला है कल। ओके, तो 7th वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, आप लोग रेगुलर वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि टेक्निकल MCQ जो 2000 मैंने सीरीज चालू किया हूँ, जब भी कंप्लीट होगा उसमें आप लोग का DRDO का सिलेबस भी आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग देखते, जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लास करते हैं, वो सभी स्टूडेंट को पता है 6 क्लास में हम बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कशन कर दिया हूं। उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ECIL का एग्जामिनेशन में पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैं आपको क्लास में बताया हूं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? गलनांक बिंदु होता है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द चिपिंग एंगल ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का चिपिंग एंगल क्या होता है? मतलब चीजेल और हैमर का मदद से जब आप लोग चिपिंग करते हैं माइल्ड स्टील का, तो उसका चिपिंग एंगल होता है 55 डिग्री। ओके, कुछ दिन पहले इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया था। चिपिंग एंगल कैसे निकालना पड़ता, मतलब इसका पॉइंट एंगल कैसे निकालना पड़ता, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे निकालना पड़ता। तो आप लोग रेगुलर वीडियो देखिए, आप लोग का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन रॉट आयरन इज। रॉट आयरन में कार्बन परसेंटेज कितना होता है? 0.02 से 0.03% होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग डिसिमिलर मेटल। डिसिमिलर मेटल को ज्वाइनिंग करने के लिए, मतलब जो सिमिलर नहीं होता, मतलब एक ही टाइप का जो मेटल नहीं होता, वेल्डिंग में हम लोग सिमिलर मेटल को ज्वाइनिंग करते हैं। अगर स्टील है तो ये भी स्टील होगा, लेकिन डिसिमिलर मतलब क्या है? ये अगर स्टील होगा तो ये कॉपर भी हो सकता है। तो अलग अलग मेटेरियल को भी हम लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। कौन सा प्रोसेस में? ब्रेज वेल्डिंग या ब्रेजिंग में। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, कपलिंग इज यूज्ड फॉर। तो कपलिंग का रिलेटेड एक वीडियो मैं आप लोग का हेल्प करने के लिए मैं आपको वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पर डाल दिया हूं। तो जो भी स्टूडेंट ECIL एग्जामिनेशन देने से पहले वीडियो देख लिया कपलिंग वीडियो, वो सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कपलिंग क्या होता है, कपलिंग का पूरा उसका जो इतिहास है उसको भी हम डिस्कशन कर दिया हूँ। ओके, कपलिंग किस लिए यूज होता है? कनेक्ट टू शाफ्ट टुगेदर इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन फ्रॉम वन टू द अनदर। ओके, सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम लोग E से लिखते हैं, तो स्ट्रेस बटा स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द एंगल ऑफ ड्रिल ग्राइंडिंग गेज इज। बहुत बार ये सब क्वेश्चन को मैं डिस्कशन किया मेरा यूट्यूब चैनल पर, इसीलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, DRDO एग्जामिनेशन देने से पहले बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल पर जितना भी वीडियो, चाहे मॉडल पेपर है, चाहे कोई भी सैंपल पेपर है, चाहे कोई भी PVS ईयर पेपर है, नॉर्मल चैप्टर वाइज वीडियो है,
थ्योरी वीडियो आप लोग ईच वीडियो देखिए, आप लोग का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। और जो बाकी रहेगा तो 2000 टेक्निकल एमसीक्यू का सीरीज में आपको मैं सॉल्व देने वाला हूँ। ओके, तो ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का एंगल होता है 121 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्पेल्टर यूज्ड इन ब्रेजिंग इज कॉमनली मेड ऑफ। ब्रेजिंग के लिए साधारणतः जो स्पेल्टर हम लोग यूज करते हैं वो किस मेटेरियल से बनता है? कॉपर और जिंक से बनता है। 1:1 रेशियो में मिलके बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंपोजिशन ऑफ गान मेटल। गान मेटल का कंपोजिशन क्या होता है? कॉपर 88%, जिंक 2% और टिन 10% रहता है। इसका बाद आपको पूछा गया था टेल स्टॉक ऑफसेट सेट ओवर मेथड में जब आप लोग टेपर टर्निंग करते हैं तब फॉर्मूला क्या होता है? तो टेल स्टॉक ऑफसेट का मदद से जब भी आप लोग टेपर टर्निंग करते हैं तब उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल D माइनस स्मॉल d बटा 2 इंटू लेंथ ऑफ टेपर इंटू कैपिटल लेंथ मतलब लेंथ ऑफ द जॉब। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार मेरा यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन में किया हूँ, तो अगर आप लोग वीडियो देख के गए हैं तो आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कॉमन आए होंगे। ओके, 11th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मास बटा डेंसिटी। तो देखो, मैं आपको पहले भी बताया था कि जब भी टेक्निकल का एग्जामिनेशन होता है उसमें अगर टोटल आपका टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएगा तो उसमें से आपको 10 से 20 क्वेश्चन, 10 से 15 तो मिनिमम आपका साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएगा। और साइंस का क्वेश्चन जब भी पूछे जाएगा मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए दिक्कत होता है। इसलिए ITI सभी ट्रेड के लिए, ITI जितना भी ट्रेड है उन सभी ट्रेड के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का जो निमी का क्वेश्चन बैंक है इसका टोटल सोल्यूशन मेरा यूट्यूब चैनल पर है। फर्स्ट ईयर का सोल्यूशन मेरा यूट्यूब चैनल पर है, सेकेंड ईयर का भी सोल्यूशन मेरा यूट्यूब चैनल पर है। फर्स्ट ईयर में 2 सेमिस्टर का एक साथ मैं कंप्लीट कर चुका हूं और सेकेंड ईयर में भी 2 सेमिस्टर, थर्ड और फोर्थ सेमिस्टर का भी कंप्लीट कर चुका हूं। तो अगर आप लोग 2 से 3 घंटा का वीडियो रहेगा, शायद आप लोग का 4 से 5 घंटा लगेगा वीडियो देखने के लिए, 2 घंटा दो वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों का वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम 100% गारंटी के साथ आप लोगों को कह सकता हूं। ओके, इसका बाद आपको ओम्स लॉ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2700, वोल्टेज 220, देन करंट इज। तो आपको V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उसका हिसाब से I इज इक्वल टू हो जाएगा V बटा R, मतलब वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। तो जब भी आप लोग करेंगे तो आपका इस राइट आंसर A एम्पेयर आ जाएगा। और एक सेम टू सेम क्वेश्चन V इज इक्वल टू IR से सेम क्वेश्चन ओम्स लॉ से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, 30 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था मशीन चेजर आर यूज्ड फॉर। नॉर्मल जो हैंड चेजर होता है वो क्या करता है? जो आपका थ्रेड होता है उसको फिनिश करता है। ओके, कोई भी अगर बिगड़ा हुआ थ्रेड है, डैमेज थ्रेड है, उसको फिनिश करता है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग चेजर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और मशीन चेजर क्या करते हैं? एक्सटर्नल वी थ्रेड को प्रोड्यूस करते हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है टू एक्सटिंग्विश फ्लेमेबल लिक्विड फायर सुइटेबल एक्सटिंग्विशर, मतलब जो फ्लेमेबल लिक्विड से आग लगता है उसको बुझाने के लिए आपको कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना पड़ेगा? तो फ्लेमेबल लिक्विड से आग लगता है मतलब क्लास बी टाइप होता है। ओके, तो क्लास बी टाइप के लिए एक्सटिंग्विशर क्या यूज होता है? फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज होता है। फोम एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर भी यूज होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर भी यूज होता है। तो आपको ऑप्शन में देखना है, अगर आपका ऑप्शन में फोम एक्सटिंग्विशर था तो फोम एक्सटिंग्विशर 100% राइट आंसर हो जाएगा। 15th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर जब भी लगेगा तो व्हिच एक्सटिंग्विशर डू नॉट यूज। तो कौन सा एक्सटिंग्विशर बिल्कुल यूज करना नहीं चाहिए? फोम एक्सटिंग्विशर, सैंड, वाटर, तो तीनों यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो क्लास बी और क्लास सी से शायद आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना नहीं चाहिए। तो इससे टोटल 3 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो 2 क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं। ओके, और एक भी क्वेश्चन क्लास बी क्लास सी से आपको और एक टाइप का क्वेश्चन घुमा के दिया था। 16th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था स्टेडी रेस्ट पैड्स आर मेड ऑफ। स्टेडी रेस्ट का पैड किस मेटेरियल से बनता है? फॉस्फोरस ब्रोंज से बनता है। 17th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा था यूनिट ऑफ डेंसिटी इज। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन में दिया गया था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऑप्शन में दूसरा जगह में अगर ऑप्शन में केजी पर मीटर क्यूब दिया रहेगा तब भी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लेद बेड इज मेड ऑफ। लेद बेड कौन सा धातु से बनता है? कास्ट आयरन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई मटेरियल कैन बी मशीन ड्राई। तो एक व्हाई नहीं होगा, व्हिच मटेरियल कैन बी मशीन ड्राई, मतलब कौन सा मटेरियल को हम लोग सूखे अवस्था में भी हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन, क्योंकि कास्ट आयरन को मशीनिंग करने के लिए कोई भी कूलेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। 20 नंबर का क्वेश्चन में बोला है व्हिच हार्डनिंग प्रोसेस इज सुइटेबल फॉर हार्डनिंग गेजेस। तो अगर गेज को हार्डनिंग करना है, गेज क्या होता है? चेकिंग इंस्ट्रूमेंट या चेकिंग इक्विपमेंट होता है, आप लोग बोलते हैं। तो एक इसका अगर हार्ड बनाना है तो इसका हार्ड बनाने के लिए कौन सा हार्डनिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं? केस हार्डनिंग करते हैं। इसको भी मैं बहुत बार आपको समझाया हूँ। 21 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है व्हिच हार्डनिंग प्रोसेस प्रोड्यूस स्केल फ्री सरफेस। तो 2000 टेक्निकल एमसीक्यू का सीरीज में मैं आपको इंडक्शन हार्डनिंग को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हूँ और ये सेम टू सेम क्वेश्चन को भी इस सीरीज में ऐड किया था। तो इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है? स्केल फ्री सरफेस बनता है। 22 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हार्ड मटेरियल कटिंग रेक एंगल। जब आप लोग हार्ड मटेरियल को कटेंगे तब रेक एंगल कितना होना चाहिए? अगर ड्रिलिंग का बात करते हैं तो ड्रिलिंग का हम लोग एज टाइप रेक एंगल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एंगल कितना होता है? 10 to 13 डिग्री उसका एंगल होता है। ओके, अगर ड्रिल मशीन का बात करें, ड्रिल का बात करें, तो ये आपका एज टाइप होगा और इसका एंगल हो जाएगा 10 to 13 डिग्री। 23 नंबर का क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछा गया था -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है? सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल का दोनों का रीडिंग सेम होता है। और एक स्टूडेंट तो बोला था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू आपको पूछा था। तो आपको कुछ करना नहीं है, c/5 इज इक्वल टू f-32/9 फॉर्मूला में आपको लिख देना है। c का जगह -20 डिग्री लिख के कैलकुलेशन करने के बाद f का वैल्यू आपका आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही और भी वर्कशॉप साइंस का और कैलकुलेशन का अगर आप लोग सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पर है, आप लोग जरूर देख लेना। साइनबर्ग वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल। साइनबर्ग किस प्रिंसिपल पर काम करता है? द लॉ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का लॉ पर काम करता है। साइनबर्ग रिलेटेड और भी 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा था, उसमें बोला था आपको साइनबर्ग इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट बटा हाइपोटेनियस होता है। हाइट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? लंब, और हाइपोटेनियस का हिंदी मीनिंग होता है अतिभुज। तो लंब बटा अतिभुज इस फंक्शन में यूज होता है। ओके, इसका बाद 26 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। अगर आप लोग ऐसे नॉर्मल लिखते प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया अगर करते तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर भी इसका राइट आंसर हो जाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था द अनविल ऑफ माइक्रोमीटर इज मेड ऑफ। माइक्रोमीटर का अनविल किस मटेरियल से बनता है? तो टंगस्टन कार्बाइड से बनता है। ओके, इसको भी अच्छा से मैंने डिस्कशन किया हूँ मेरा चैनल पर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का हम लोग कौन सा चीज़ को मेजरिंग करने के यूज़ करते हैं? इफेक्टिव डाया, जिसको हम लोग पिच डायमीटर कहते हैं, उसको मेजरिंग करने के लिए हम लोग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मोर स्टेपर आर अवेलेबल इन नंबर ऑफ। मोर स्टेपर टोटल कितना नंबर में अवेलेबल होता है? टोटल 8 नंबर में अवेलेबल होता है। कैसे होता है? MT0 से शुरू होता है और MT7 तक होता है। तो MT0, MT1, MT2, MT3 ऐसे करके 7 तक करेंगे तो टोटल 8 नंबर में अवेलेबल होता है मोर स्टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। सॉरी, 1 डिग्री नहीं होगा, 1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द शेप ऑफ वुडरफ की इज। वुडरफ की का शेप क्या होता है? आकार क्या होता है? सेमी सर्किल तो आप लोग जानते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में और आपका जो ऑप्शन दिया गया था उसमें आपको डायरेक्टली सेमी सर्किल नहीं दिया गया था, तो शायद आपको ये दिया गया था द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो इसका मतलब अलग अलग आपको ऑप्शन दिया जाता है, बट इसका एक्चुअल शेप होता है सेमी सर्किल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द टेपर ऑफ टेपर की। तो टेपर रेशियो कितना होता है टेपर की में? टेपर रेशियो होगा इधर। ओके, तो 1:100 होता है टेपर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द साइज ऑफ ट्राई स्क्वायर इज स्पेसिफाइड बाय। ट्राई स्क्वायर का साइज हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं? द लेंथ ऑफ द ट्राई स्क्वायर ब्लेड। ट्राई स्क्वायर ब्लेड का जो लेंथ होता है उसका हिसाब से हम लोग ट्राई स्क्वायर का साइज को स्पेसिफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग करने का पर्पस क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट का टोटल 4 प्रोसेस होता है, हार्डनिंग,
टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग। तो नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या होता है? रिफाइन द ग्रेन साइज ऑफ मेटल, मेटल का ग्रेन साइज को रिफाइन करता है। 35 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ चीजेल, निम्नलिखित में से कौन सा चीजेल का, छेनी का एक पार्ट नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टैंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, in a single point cutting tool, if front clearance angle is 8 degree and top rake angle is 12 degree, then what is the cutting angle? तो 2000 टेक्निकल एमसीक्यू का सीरीज में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, लेथ कटिंग टूल का बारे में बहुत ही अच्छा से मैंने डिस्कशन किया, कौन सा एंगल को क्या कहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रेगुलर वीडियो देखते हैं वो सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बोला है फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल कौन सा होता है? ये वाला फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है। ओके, तो ये 8 डिग्री आपको बोल दिया है। टॉप रेक एंगल कौन सा होता है? टॉप, फ्रंट या बैक रेक एंगल जिसको आप लोग बोलते हैं, कौन सा होता है? ये वाला जो एंगल आप देख सकते हैं, ये जो एंगल है, ये एंगल को बोलते हैं टॉप, बैक या आप लोग फ्रंट जो भी बोल सकते हैं, और रेक एंगल कहते हैं। ये 12 डिग्री है। तो इसका बोला है कटिंग एंगल क्या हो जाए, तो कटिंग एंगल क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इन दोनों का बीच में जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं कटिंग एंगल। ओके, या जो भी स्टूडेंट आप लोग बोलते हैं वेज एंगल भी कहते हैं, अप्रोच एंगल भी आप लोग कहते हैं। ओके, तो कटिंग एंगल कौन सा होता है मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये वाला कटिंग एंगल होता है, ए बराबर और ए वाला, तो ये होता है इसका कटिंग एंगल। तो ये निकालना पड़ेगा। ओके, कटिंग एंगल, अप्रोच एंगल, वेज एंगल सब सेम है। तो इसमें टोटल आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इसका साथ, तो ये टोटल 90 डिग्री में होगा। 90 डिग्री में से आपको कितना निकालना पड़ेगा? 12 डिग्री टॉप रेक एंगल है और 8 डिग्री फ्रंट क्लियरेंस एंगल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कटिंग एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री प्लस 12 डिग्री। तो इधर 20 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री से 20 डिग्री को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। तो 70 डिग्री सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का पॉइंट एंगल, कटिंग एंगल, अप्रोच एंगल, वेज एंगल जो भी आप लोग बोलते हैं वो बोल सकते, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री। 37 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इफ ए माइक्रोमीटर हैविंग 1 डिवीजन वैल्यू ऑफ बैरल 0.5 मिलीमीटर एंड 1 डिवीजन वैल्यू ऑफ थिम्बल 0.01 मिलीमीटर। तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन आपको पूछा गया था माइक्रोमीटर का, थिम्बल का एक एक डिवीजन का वैल्यू क्या होता है? 0.01 मिलीमीटर होता है। ओके, और माइक्रोमीटर से और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है? तो माइक्रोमीटर का जो थिम्बल का एक एक डिवीजन का वैल्यू होता है वही होता है उसका लिस्ट काउंट। तो 0.01 मिलीमीटर उसका लिस्ट काउंट भी होता है। ओके, 38 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, हाफ इंक्लूडेड एंगल ऑफ मोर्स टेपर इज, मोर्स टेपर का एंगल 3 डिग्री होता है, उसका हाफ क्या हो जाएगा? 1.49 डिग्री हो जाएगा। अगर आप लोग इसको हाफ करते तो 1.5 भी आ रहा है ना, तो उसका अप्रोक्स क्या होता है? 1.49 डिग्री। ऑप्शन में अगर आप लोग था तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद आप देख सकते हैं इसमें दिया है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको क्या कहते हैं? इसको एक्सीलरेशन कहते हैं। ओके, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 0.84% कार्बन इज ऑल्सो कोल्ड एज। तो 0.84% कार्बन का हम लोग कौन सा नाम में जानते हैं? पियरलाइट स्ट्रक्चर होता है, और यूटेक्टो और स्टील का नाम में हम लोग जानते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड साथ कुछ डिफरेंट क्वेश्चन ही पूछा गया था कि इसके लिए अपर क्रिटिकल या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ 0.84% कार्बन जिस स्टील में रहता है उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम होता है, मतलब 723 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। ओके, तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन वाला स्टील में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.84% कार्बन जिस स्टील में रहता है, जिसको यूटेक्टो स्टील बोलते हैं, और आप लोग बोल सकते हैं इसका पियरलाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ओके, तो इसमें अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। 41 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन द रेंज ऑफ सुपर फाइन ग्रेन साइज इज। ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में सुपर फाइन ग्रेन साइज का रेंज क्या होता है? 220 डिग्री से 220 से 600 डिग्री नहीं होगा, सॉरी मैं गलत बता दिया हूँ, डिग्री जो दिया वो गलत, 220 से 600 हो जाएगा। ठीक है, शायद एग्जामिनेशन में आपको 220 नहीं दिया गया था, 300 से ज़्यादा वैल्यू दिया गया था, 300 से 600 तक अगर आपको दिया गया था तो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अप्रॉक्स आपको मन के चलना पड़ेगा, अलग अलग बुक का हिसाब से वो अलग अलग होता है। तो जो भी जगह से क्वेश्चन को उठाया है, कॉपी किया, उसमें शायद
वही दिया था 300 से 600 डिग्री, सॉरी 300 से 600। ओके, तो एक्चुअली इसका रेंज होता है 220 से 600। ओके, 42 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। 43 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था गैल्वानाइजिंग इज डन बाय। तो गैल्वानाइजिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो गैल्वानाइजिंग, कैलोडाइजिंग, इसका बाद सेरेडाइजिंग, क्लैडिंग, क्रोमाइजिंग, बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्कशन किया हूँ 2000 टेक्निकल एमसीक्यू का क्लास में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा 2000 टेक्निकल एमसीक्यू वीडियो आप सभी स्टूडेंट देखिए, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज को ऐसे आप लोग को वायरल करना पड़ेगा कि टेक्निकल एग्जाम मतलब सबसे पहले आपको वो पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आप लोग उसका डिमांड बढ़ा दीजिए। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं आप लोगों का भलाई के लिए अलग अलग जगह से जो डिफरेंट क्वेश्चन होता है, हार्ड क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन होता है, उसका मिक्स करके आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ बना रहा हूँ। ओके, गैल्वानाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, आयरन का ऊपर जिंक का कोटिंग देते हैं। ओके, और एक कोरोजन रेजिस्टेंट सरफेस बनाने के लिए हम लोग करते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है व्हिच नट इज यूज्ड इन हैंड हैक्सो। हैंड हैक्सो में कौन सा नट यूज होता है, विंग नट यूज होता है। 45 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच इज नॉट ए एब्रेसिव। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघर्षक नहीं होता है, एब्रेसिव कौन सा नहीं होता है, तो ऑप्शन में आपको आयरन ऑक्साइड दिया था, तो ये एब्रेसिव नहीं होता है। बाकी सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डायमंड, इमरिक, कोरेंडम सब ये एब्रेसिव होता है। 46 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था मेन एलिमेंट ऑफ HSS हाई स्पीड स्टील का मेन एलिमेंट क्या होता है, टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1% होता है। 47 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था ड्रिल्स आर मेड ऑफ। ड्रिल किस मेटेरियल से बनता है, हाई स्पीड स्टील से बनता है। 48 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फंडामेंटल डिविएशन एंड फंडामेंटल टॉलरेंस आर इंडिकेटेड फॉर द साइज रेंजेस ऑफ। तो फंडामेंटल टॉलरेंस, फंडामेंटल डिविएशन जब इंडिकेट करते हैं उसका साइज का रेंज कितना होता है, 0 to 500 मिलीमीटर होता है। ओके, 49 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन व्हिच गेज गो एंड नो गो एंड इज एग्जिस्ट इन द सेम एंड। तो कौन सा गेज में या कौन सा प्लग गेज में गो और नो गो एंड एक ही तरफ होता है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज में होता है। ओके, तो गो और नो गो एंड को देख के आप लोग को पता लगाना पड़ता है कि कौन सा गो एंड है, कौन सा नो गो एंड है। इसीलिए हम लोग गो एंड को थोड़ा सा लॉन्गर बनाते, थोड़ा सा लंबा बनाते नो गो एंड का तुलना से, तभी आपको पता लगेगा कि ये गो है, ये नो गो है। ओके, कुछ तो आपको स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी तो गो और नो गो का बीच में आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ओके, 50 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था स्क्रू पिच गेज इज यूज्ड फॉर। स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, चेकिंग द पिच ऑफ द थ्रेड। थ्रेड का पिच को चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था कार्बाइड टिप टूल हैज। कार्बाइड टिप टूल में कौन सा एंगल होता है, नेगेटिव रेक एंगल होता है। तो जितना भी क्वेश्चन अभी तक मैंने डिस्कशन किया सब क्वेश्चन मेरा यूट्यूब चैनल पर सॉल्व पहले ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 व्हिच मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम पडलिंग फर्नेस। पडलिंग फर्नेस से कौन सा मेटल प्राप्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा रॉट आयरन। लोहे का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, सबसे शुद्ध रूप होता है। 53 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर ब्रेजिंग। ब्रेजिंग या जिसको आप लोग ब्रेज वेल्डिंग कहते हैं, इसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, मतलब 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए, बट बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट से कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होना पड़ेगा। 54 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था एंगल ऑफ BSW थ्रेडिंग टूल। BSW थ्रेडिंग टूल का एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। 55 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है द पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर। स्क्राइबर एक मार्किंग टूल होता है जिसका मदद से हम लोग लाइन, सर्किल हम लोग स्क्राइब कर सकते हैं। इसका पॉइंट एंगल होता है 12 to 15 डिग्री, 12 से 15 डिग्री इसका पॉइंट एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 वी शेप एनविल माइक्रोमीटर इज यूज्ड फॉर। वी शेप एनविल माइक्रोमीटर मतलब जो आपका बात कर रहे हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का, एक किसके लिए यूज होता है, इफेक्टिव डायमीटर को चेक करने के लिए यूज होता है। 57 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन ट्रांजिशन फिट द मैक्सिमम इंटरफेरेंस इज। ट्रांजिशन फिट में कभी क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट देखने को मिलता है, कभी क्लियरेंस फिट आपको मिलता है। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होता है, मिनिमम होल माइनस मैक्सिमम शाफ्ट जब होगा तब वो होता है मैक्सिमम इंटरफेरेंस। ओके, 58 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रैगिलिटी कम्स अंडर व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल।
फ्रेगिलिटी, मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी का अंदर आता है? फ्रेगिलिटी का दूसरा मीनिंग क्या है? ब्रिटलनेस। तो हिंदी में जो भी स्टूडेंट किया है वो सभी स्टूडेंट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जिसको हिंदी समझ में नहीं आता, ओनली इंग्लिश का भरोसा में आप लोग गए थे, वो सभी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि फ्रेगिलिटी ये अलग वर्ड आपको पूछा गया था। इसका मतलब होता है ब्रिटलनेस, हिंदी में भंगुराता जिसको बोलते हैं। तो एक मेटल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच प्लास्टिक साइज में भी वेरी व्हेन चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कौन सा प्लास्टिक का साइज वेरी हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है जब तापमान का भी परिवर्तन होता है। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो प्लास्टिक का साइज भी चेंज हो सकता है। कौन सा प्लास्टिक में होगा? थर्मोप्लास्टिक में होता है। ओके, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसका शेप कभी भी आप लोग बदल नहीं सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, बेंच वाइस इज मेड ऑफ। बेंच वाइस किस मेटल से बनता है? कास्ट आयरन और कास्ट स्टील से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉल्ट व्हेन मेटल पार्टिकल्स गेट एम्बेडेड इन द व्हील सरफेस ब्लॉकिंग द इंटरस्पेसेस बिटवीन द कटिंग ग्रेन। तो इसमें ग्राइंडिंग व्हील का बारे में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ग्राइंडिंग व्हील का जो कटिंग टीथ रहता है उसका बीच में अगर मेटल पार्टिकल घुस जाता है तो क्या करता है, उसका कटने का जो मेटल टीथ है, जो कटने का जो टीथ है उसका बीच में क्या होता है, जो आपका स्पेस रहता है इंटर स्पेस को क्या होता है, टोटल ब्लॉक कर देता है मेटल पार्टिकल। तो ये मेटल पार्टिकल को बाद में कट नहीं सकते। तो ग्राइंडिंग व्हील का जो प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? लोडिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ओके, 62 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल हैविंग बेस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। तो आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हाफ। बेस हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो राइट आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू थोड़ा चेंजेस रह सकता है क्योंकि एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली यही वैल्यू पूछा था कि पता नहीं है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग भेजे हैं सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन को मैं कलेक्शन करके आप लोग के लिए लाया हूं। इसमें एक भी क्वेश्चन मैं अपना मन से ऐड नहीं किया हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं नॉट ओनली ईसीएल के एग्जाम, इससे पहले जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है सबका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जिस दिन एग्जाम होता है उसका नेक्स्ट दिन का अंदर मैं डिस्कशन कर देता हूं। ओके, कटिंग स्पीड रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एक नहीं टोटल 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो इसमें 63 तो सीरियल नंबर चल रहा है, इसका साथ और भी 2-3 ऐड कर लीजिए। मतलब इसमें एक्चुअली 3 से 4 क्वेश्चन कटिंग स्पीड का रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। पाई dn बटा 1000 जो आपका होता है फॉर्मूला, इससे आपको क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू क्या दिया था उसमें किसी ने भी बताया नहीं क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन दिया था। ओके, 64 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हिच रिवेट इज यूज्ड व्हेन ओनली वन साइड ऑफ द रिवेट इंस्टॉलेशन मटेरियल इज विजिबल। मतलब कौन सा रिवेट हम लोग यूज करते हैं जहां पे सिर्फ रिवेट का एक ही साइड का इंस्टॉलेशन मटेरियल सिर्फ आप लोग को देखने को मिलना चाहिए। तो ये राइट आंसर क्या होगा? पॉप हेड रिवेट। तो पॉप हेड रिवेट में क्या होता है, एक ही इसका हेड होगा, एक ही हेड आपको देखने को मिलेगा, बाकी दूसरा हेड इसको आपको देखने को नहीं मिलता है जो इनविजिबल होता है। ये पॉप रिवेट में होता है। इसके बाद हार्डनिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एग्जैक्टली क्या पूछा था बताया नहीं। 66 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ मेनी नंबर ड्रिल आर अवेलेबल। तो इसमें नंबर ड्रिल कितने में अवेलेबल होता है? टोटल 1 से 80 तक अवेलेबल होता है। 1 का वैल्यू कितना होता है? मिलीमीटर में 5.79, 1 मिलीमीटर, इंच में 0.228 इंच, और 80 में क्या होता है? 80 में ड्रिल का साइज कम होता है, मतलब 1 में सबसे ज़्यादा बड़ा साइज होता है, उसके बाद धीरे धीरे 2, 3, 4 का तरफ जब भी जाएगा लास्ट 80 तक, मतलब 80 का साइज सबसे छोटा होगा ड्रिल का। ओके, तो 80 नंबर का जो ड्रिल साइज है वो छोटा है, उसका इंच में वैल्यू 0.0135 इंच और मिलीमीटर में वैल्यू 0.35 मिलीमीटर। तो इससे क्वेश्चन आपको बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वैल्यू आपको याद करना ही है। 67 नंबर का क्वेश्चन, इफ एनी मेटल हीटेड देन इट्स डैश विल इंक्रीज। मतलब कोई भी अगर धातु का हम लोग उत्तप्त करते हैं तो उसका कौन सा चीज़ बढ़ता है? तो टेम्परेचर उसमें बढ़ता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑपरेशन। ड्राइंग ऑपरेशन के लिए कौन सा फाइल यूज होता है? मिल फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच फाइल प्रोड्यूस मोर चैटरिंग साउंड। तो इसमें ऑप्शन में क्या पूछा गया था ये सभी स्टूडेंट ने बताया नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग ऑप्शन इसमें भेज रहा है। तो एग्जैक्टली अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 70 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, टू फीट ए शाफ्ट इन बुश।
तो बूस्ट बियरिंग में जब आप लोगों को शाफ्ट फिट करना पड़ेगा तो उसमें कौन सा फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है। ओके, 71 नंबर का क्वेश्चन, ए इंसुलेटर यूज फॉर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इंसुलेटर के हिसाब से कौन सा चीज़ से बना हुआ चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, माइका, इसके बाद लेदर, ये सब क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ओके, तो ऑप्शन में क्या था, किसी ने भी बताया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच इज यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए, मतलब क्लास डी फायर को बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर का जरूरत पड़ता है, CO2 एक्सटिंग्विशर का जरूरत पड़ता है। 73 नंबर का क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पूछा गया था, 3 किलोवाट आवर वर्क है और पर यूनिट का कॉस्ट 3 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो एक यूनिट इजिकल टू क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, तो 3 यूनिट इजिकल टू हो जाएगा 3 किलोवाट आवर। तो एक यूनिट में अगर 3 रुपया खर्चा होता है तो टोटल 3 यूनिट में कितना खर्चा होगा, 9 रुपीज़ खर्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, व्हिच मेटल हैज मैक्सिमम एबिलिटी टू रेजिस्ट एटमोस्फेरिक चेंज। कौन सा मेटल का सबसे ज़्यादा क्षमता होता है एटमोस्फेरिक चेंज को रेजिस्ट करने का, मतलब सहन करने का। तो कभी कभी क्या होता है एटमोस्फेरिक, मतलब उसका हम लोग का वायुमंडलीय का क्या होता है, कभी कभी परिवर्तन होता है। तो एटमोस्फेरिक चेंज को सबसे मैक्सिमम रेजिस्ट कर सकते कौन सा मेटल, राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन में जितना भी दिया था उसमें से राइट आंसर कॉपर हो जाएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट विल हैपन व्हेन गेट वाल्व्स स्पिंडल थ्रेड इज बैडली worn आउट। तो इसमें बोला है जब गेट वाल्व का स्पिंडल थ्रेड बुरी तरीके से खराब हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम आप लोग का तो स्पिंडल कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है व्हेन टर्न्ड, मतलब जब आप लोग घुमाते हैं तो स्पिंडल क्या होता है ऑटोमेटिक उसमें कंटिन्यूसली वो रोटेट होते रहता है। ओके, सो दैट गेट वाल्व डज नॉट क्लोज, मतलब वो गेट वाल्व क्लोज होता नहीं है क्योंकि उसका थ्रेड तो खराब हो गया है। तो जब भी आप लोग उसको घुमाएंगे तो क्या होगा, स्पिंडल उसमें घूमते रहेगा और गेट वाल्व क्लोज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, M10 into 1.5 एक्सटर्नल थ्रेड, व्हाट इज द टैप ड्रिल साइज। M मतलब मेट्रिक, 10 मेजर डायमीटर, 1.5 पिच ऑफ द थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड बोला है। तो टैप ड्रिल साइज क्या हो जाएगा, मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। तो मेजर डायमीटर 10, 2 इंटू डेप्थ, डेप्थ का फॉर्मूला तो 0.6134 डेप्थ। इसका बाद क्या हो जाएगा, डेप्थ इजिकल होता है, आप लोग जानते हैं डेप्थ इजिकल टू होता है 0.6134 इंटू पिच। तो पिच का जगह 1.5 लिखना है, टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 8.16 आएगा, लेकिन ऑप्शन में आपको डायरेक्टली 8.5 था। तो आप लोग जानते हैं जो आप लोग प्रैक्टिकली करते हैं 10 से डायरेक्ट आप लोग 1.5 को माइनस कर देते तो 8.5 आ जाता। तो वैसे अगर आप लोग का मिल जाता है आंसर तो आपको 8.5 भी कर देना है, ठीक है। तो आपको इतना डीपली आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि थंब रूल के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, कपलिंग अटैच विथ ए शाफ्ट बाय व्हिच स्क्रू। कपलिंग रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैं क्लियर कर दिया हूँ कपलिंग का वीडियो में। इसमें बोला है कपलिंग में जब आप लोग शाफ्ट को फिक्स करते अटैच करते उसमें कौन सा स्क्रू आप लोग को लगाना पड़ता, ऊपर से आपको कौन सा स्क्रू का लगाना पड़ता। तो राइट आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल हेड स्क्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इसमें आपको वैल्यू दिया था तो वैल्यू किसी ने भी एग्जैक्टली भेजा नहीं है, सभी स्टूडेंट अलग अलग वैल्यू इसमें भेजा था। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्नैपेड रिवेट। तो स्नैपेड रिवेट का लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर रिवेट का डायमीटर d है और टोटल थिकनेस अगर प्लेट का टोटल थिकनेस t होता है तब इसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू t प्लस 1.5d, मतलब थिकनेस प्लस 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ द रिवेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, तो इस फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन पूछा था, जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है। द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि और एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो ए है इस क्वेश्चन। 80 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा था स्टील हैविंग 0.83% कार्बन हार्डनिंग टेम्परेचर इज, जो स्टील में 0.83% कार्बन होता है उसका हार्डनिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मोर देन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसमें एक्चुअली एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा था किसी ने भी भेज नहीं पड़ा, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग क्वेश्चन भेज रहे हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन लेके थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, द यूज ऑफ सॉकेट इन पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग में सॉकेट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, दो सेम डायमीटर पाइप को हम लोग ज्वाइन करने के लिए सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, ड्रिलिंग टाइम कैलकुलेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको पूछा गया था एग्जामिनेशन में। इसके बाद बियरिंग मटेरियल रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा गया था। बियरिंग मटेरियल से क्या क्वेश्चन पूछा था, किसी ने भी भेज नहीं पाया है। इसके बाद मैं आपको पहले बताया था कि ओम्स लॉ से और एक क्वेश्चन पूछा था, तो इस रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बोला था फोर्स इन वन डायरेक्शन 25 kg, 10 kg, 35 kg, टोटल फोर्स इज। फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में 25 kg, 10 kg, 35 kg, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा आपको ऐड कर देना। अगर ऐसे बोलेगा कि दो फोर्स 25 और 10 kg एक डायरेक्शन और दूसरा डायरेक्शन में 35 kg, आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक डायरेक्शन में रहेगा उसको ऐड करना है, उसका बाद जो अलग डायरेक्शन में गया उसका साथ उसको माइनस कर देना है। इसमें एक ही डायरेक्शन में गया है इसलिए टोटल इसको ऐड करना है। 70 kg इसका राइट आंसर आ जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन, ए 10 सेंटीमीटर डायमीटर सर्कल हैविंग इट्स सर्कमफरेंस इज। 10 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक सर्कल का सर्कमफरेंस परिधि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 3.14, आर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं आर का वैल्यू हो जाएगा 10/2 मतलब 5, तो 5 × 5 क्या करेंगे, टोटल इसका वैल्यू आ जाएगा सर्कमफरेंस 78.5 सेंटीमीटर। 87 नंबर का क्वेश्चन, राफ कटिंग मीन्स। राफ कटिंग में क्या होता है, कम टाइम में हम लोग जल्दी जल्दी फास्ट मटेरियल ऑफ रिमूवल ऑफ मटेरियल, मतलब जल्दी जल्दी हम लोग मटेरियल को रिमूव करते हैं। ओके, इसके बाद एफिशिएंसी 85% एंड 4 HP मोटर पावर। इससे एक क्वेश्चन पूछा था, सभी स्टूडेंट ने भेजा था, बट एग्जैक्टली पूरा सेंटेंस में किसी ने भी भेज नहीं पाया है। इसके बाद cos 1 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.9998 इसका वैल्यू होता है। और एक क्वेश्चन पूछा था जो इनकम्प्लीट है, लुब्रिकेंट आर स्टोर। तो लुब्रिकेंट से क्वेश्चन आपको पूछा था, लेकिन ऑप्शन एग्जैक्टली किसी ने भेजा नहीं है। 91 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच हार्डनिंग टेस्ट इज सुइटेबल फॉर टेस्टिंग हार्डेस्ट मटेरियल। हार्डेस्ट मटेरियल का अगर आपको हार्डनिंग टेस्ट करना है तो कौन सा हार्डनिंग टेस्ट करेंगे, रॉकवेल हार्डनिंग टेस्ट हम लोग करेंगे। 92 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बताया हूँ, साइन बार से 3 क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन तो हाइट बटा हाइपोटेनस ए वाला, और दूसरा क्वेश्चन पहले मैं बताया हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, साइन बार के लिए कौन सा साइन हम लोग यूज़ करते हैं, साइन थीटा हम लोग यूज़ करते हैं। 94 नंबर, मेट्रिक सेंटर गेज एंगल। मेट्रिक सेंटर गेज एंगल क्या होता है, सेंटर गेज को हम लोग थ्रेड गेज भी कहते हैं, थ्रेड गेज भी हम लोग कहते हैं। ओके, इसका एंगल होता है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इफ वेलोसिटी इज 3 टाइम्स ऑफ मास देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। इसमें आपको बोला है वेलोसिटी क्या है, मास का अगर 3 मल्टीपल है, 3 गुना है, तो इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। तो मास अगर 1 होता है तो वेलोसिटी कितना होगा, उसका 3 टाइम्स होता है, मतलब 3 टाइम्स मतलब 3 हो जाएगा। तो इसमें जस्ट आपको वैल्यू पुट करना, तो 4.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। टोटल 95 क्वेश्चन है। इसके बाद कटिंग स्पीड से मैं आपको बताया 4 क्वेश्चन टोटल पूछा गया था, तो 95 के साथ 4 और ऐड कर दीजिए। अगर आप लोग देखते हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन देखने को मिलता है। तो इतना ही हो पाया मेरे से, इतना ही क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। और इतना लेट क्यों कर रहा था वीडियो बनाने में, क्योंकि सभी स्टूडेंट धीरे धीरे क्वेश्चन भेज रहा था, तो सभी का इंतजार करना पड़ा। जितना भी क्वेश्चन हमें मिल गया, हमें लगा कि इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है, मतलब यही आप लोग का एग्जामिनेशन में आया था। क्योंकि इसके बाद कटिंग स्पीड का 4 क्वेश्चन है हमें मिला नहीं है, वो भी मिल जाता तो 100 ऐसी हो जाता। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। और 2000 टेक्निकल MCQ का 7th पार्ट, 7 नंबर पार्ट कल मेरा यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होने वाला है। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जितना भी वीडियो मैं डालूंगा आप लोगों के लिए बहुत धमाकेदार वीडियो होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।